दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम कविता होता है। उसका बचपन से ही सपना था कि वो बड़े होने के बाद एक कलेक्टर बने। इसलिए वो पढ़ाई भी उसी तरह से और उसी मेहनत से कर रही थी। वो 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है, जिसके बाद उसका शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। कविता का सपना था कि ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करेगी। अभी वो फाइनल ईयर में ही थी, लेकिन इसी बीच उसके जो माता पिता थे कविता के, वो उसके लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये सुनने के बाद कविता अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और इसके बाद तो मुझे कलेक्टर की तैयारी भी करनी है। मेरा सपना है कि बड़े होकर मैं कलेक्टर बनूं, और आप मेरी शादी क्यों कराना चाहते हो। हालांकि उसके जो माँ बाप थे वो काफ़ी पुराने ख्यालात के होते हैं। वो उसकी बात को ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करके इस जिम्मेदारी से फ्री हो जाए। और उसके लिए लड़का एक बहुत ही अच्छा देख लिया जाता है, जिस लड़के का नाम राहुल होता है। राहुल की फैमिली भी कविता को पसंद कर लेती है, क्योंकि कविता ना सिर्फ देखने में सुंदर थी बल्कि पढ़ाई लिखाई में और हर चीज़ में बहुत ही अच्छी थी। कविता और राहुल की शादी हो जाती है और कविता राहुल के घर दुल्हन बन के आ जाती है। कविता बहुत ही जल्दी सभी जिम्मेदारियों को उठा लेती है। कविता के जो सास ससुर थे वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक दिन कविता अपने पति से कहती है कि को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मैं बड़े होकर कलेक्टर बनूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकूँ। ये सुनने के बाद जो लड़का था यानी राहुल, वो कहता है कि मुझे इस चीज़ के लिए माता पिता से बात करनी पड़ेगी। वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है और कहता है कि कविता आगे पढ़ाई करना चाहती है और वो आगे चल के कलेक्टर बनना चाहती है। ये सुनने के बाद उनके माता पिता साफ मना कर देते हैं कि हमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम कोई नौकरी कराना चाहते। हमारा फैमिली बिजनेस है और हम इसी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम इससे आगे कुछ नहीं चाहते। हालांकि कविता को ये बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके माता पिता ने पहले ही राहुल की फैमिली को बता दिया था कि कविता आगे पढ़ना चाहती है और इसका सपना है कि कलेक्टर बनना हो। लेकिन उसके बाद भी उसकी फैमिली मेंबर साफ मना कर देते हैं। कहने को इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा भी होता है, लेकिन फिर हार के कविता घर पे ही यूपीएससी की तैयारी करने लगती है, क्योंकि उसने फाइनल ईयर भी कंप्लीट कर लिया था। अब ऐसे ही करते हुए वो फैमिली और अपनी पढ़ाई के बीच में बैलेंस नहीं बना पाती, जिसके चलते अक्सर घर में झगड़े होते। सास ससुर भी उसको काफ़ी कुछ कहा करते, वहीं पति की भी जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी तरीके से नहीं उठा पा रही थी। अब इस तरह से घर में रोज़ झगड़ा होता, जिसके चलते हुए एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है कि कविता अपने पति राहुल से अलग होने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है और कुछ टाइम के बाद राहुल और कविता की तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद कविता जो है फिर से अपने जो अधूरा सपना था उसे पूरा करने में लग जाती है। वो यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से करती है और रात दिन एक कर देती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठती है तो कुछ नंबरों से वो रह जाती है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अगर मैं अब नहीं तो अगली बार में मैं ज़रूर यूपीएससी क्लियर कर जाऊंगी और एक दिन मैं कलेक्टर ज़रूर बनूंगी। इसलिए वो फिर पहले से ज़्यादा मेहनत करती है और दूसरी बार में यूपीएससी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक से पास कर जाती है। ये करने के बाद उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और वो भी काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी कलेक्टर बन गई और समाज में हमारी एक अलग ही मान सम्मान होगा। जल्द ही उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी एक बहुत ही अच्छी जगह पर ज़िले में पोस्टिंग कर दी जाती है। जब ज़िले में जहाँ पोस्टिंग की गई थी वहाँ का जो डीएम हाउस होता है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं कि एक कलेक्टर मैडम आ रही हैं जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल बचपन से किया था और आज इसके बाद में वो कलेक्टर बनी है। इसलिए पूरे ऑफिस को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, फूलों से हर चीज़ को सजा दिया जाता है और मैडम का आने का वेट करने लगते हैं। अगले दिन मैडम अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती हैं और ऑफिस की तरफ चल जाती हैं। ऑफिस पहुंचने पे वहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत ही अच्छे से मैडम का वेलकम करता है। वहाँ पे फूलों की बारिश की जाती है और भी मालाएं वगैरह जो भी होता है वेलकम में सब कुछ किया जाता है। इसके बाद मैडम आती हैं और अपने केबिन में जाती हैं और केबिन में जाने के बाद अपना कार्यभार संभाल लेती हैं। अगले दिन वो अपने ऑफिस के बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि मेरे ऑफिस में चाहे कोई भी स्टाफ हो, कोई कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा, मैं सभी स्टाफ से मिलना चाहती हूँ। बाबू कहते हैं कि मैं सभी स्टाफ को एक एक करके केबिन में बुलाऊंगा और आप उनसे मिल सकते हो। लेकिन जो कविता मैडम थी वो कहती है कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं, मैं खुद उनके पास जाके एक एक करके सबसे मिलना चाहूँगी।
क्योंकि दोस्तों कविता मैडम ने बचपन से ही बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, मेहनत की थी और वो हर चीज़ हर एक का बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को ये लगे कि मैं उनकी सीनियर हूँ इसलिए वहाँ पे बुला लें। वो उन लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही जाके एक एक से मिलना चाहती थी। इसके बाद जो उनके बाबू थे वो सभी को एक एक करके सबसे मिलवाना शुरू करते हैं। तभी मिलवाते हुए वो एक क्लर्क के पास पहुंचते हैं जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था और सर झुका के काम कर रहा था। इसके बाद जो बाबू होते हैं वो बताने लगते हैं इन क्लर्क के बारे में। तभी जो क्लर्क था वो अपना चेहरा ऊपर उठा के देखता है तो मैडम उसके देख के थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वहीं जो क्लर्क था उसका चेहरा भी थोड़ा उतर जाता है। मैडम बोलती हैं कि बाबू से तुम नहीं, इनको इंट्रोडक्शन खुद देने दो। ये सुनने के बाद वो कल खड़ा होता है और कहता है कि मेरा नाम राहुल है। दोस्तों क्योंकि ये वही राहुल था जिससे कविता मैडम की शादी हुई थी और उनसे इनका डाइवोर्स हो गया था। इसके बाद वो अपने बारे में और जानकारी भी देता है और कविता मैडम उससे कुछ देर बात करती हैं और फिर वो आगे की तरफ चली जाती हैं। कहने को जो राहुल था उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी कविता के सामने इस तरह से खड़ा होगा जो कि उसकी बीवी थी और जिसकी उसने कभी कदर नहीं करी थी। इसके बाद में मैडम अब वापस अपने ऑफिस में जाती हैं और फिर अपना काम करने लगती हैं। अगले दिन ऑफिस आते हैं। ऑफिस में पता चलता है मैडम को कि जो राहुल है वो आज ऑफिस नहीं आया और ना ही उसने किसी तरीके की कोई जानकारी दी है। ये सुनने के बाद मैडम को बहुत गुस्सा आता है और मैडम कहती है कि ये जब भी ऑफिस आए आप मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना और इसको मेरे के ऑफिस में भेजना। दोस्तों जो राहुल था वो सिर्फ इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही थी और वो चाहता था कि कुछ देर वो रेस्ट करे। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचता है और उसको मैडम के केबिन में बुलाया जाता है। मैडम उससे अपसेंट रहने की वजह पूछती हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने बिन बताए छुट्टी क्यों ली। हालांकि वो बहाने बनाने लगता है लेकिन मैडम उसे डांटते हुए कहती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर तुम अब से पहले बाद कभी भी बिन बताए तुमने छुट्टी की तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो जो राहुल था उसे गुस्सा आता है, कहता है कि मैडम मैं आपका नौकर नहीं हूँ और भी न जाने इस तरह की कुछ बातें करने लगता है। हालांकि मैडम को बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैडम उससे कुछ नहीं कहती और कहती है कि आप ऑफिस से जा सकते हैं और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राहुल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कविता मैडम थी उन्हें भी काफ़ी बुरा सा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और फिर से अपना काम करना शुरू कर देती हैं। काम करते हुए कुछ फाइलें वो चेक कर रही थी तो फाइलों में चेक करते टाइम वो काफ़ी चीज़ों में करप्शन पाती हैं। कई चीज़ों में अकाउंट मैच नहीं कर रहे थे, कुछ चीज़ें इस तरह की थी कि खरीदी ही नहीं गई लेकिन उनको परचेसिंग दिखाई दी। इसी बीच उनकी निगाह एक ऐसी फाइल पर जाती है जो कि टेंडर वाली थी और जो कुछ दिन में टेंडर खुलने वाले थे। जब वो उस फाइल को देखती हैं तो पाती हैं जो टेंडर अभी ओपन भी नहीं हुए वो पहले से ही किसी को दे दिए गए। ये देख के मैडम को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि टेंडर अभी खुला भी नहीं और पहले से किसी को दे दिया गया। वो तुरंत ही ऑफिस के बाबू को बुलाती हैं और उससे पूछती है कि आखिर क्यों ये टेंडर पहले से किसी को दे दिए गए हैं। जो बाबू थे वो ही ये सब कुछ करप्शन किया करते थे और वही पैसे लेके पहले से ही टेंडर मन मर्जी से किसी को भी दे दिया करते थे क्योंकि पूरी तरह की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैडम आपका भी जो भी हिसाब किताब होगा कर दिया जाएगा। इतना सुनना था कि मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती हैं कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग के साथ में भेज रही हूँ, अगर आज के बाद दोबारा कभी करप्शन ऐसा हुआ या तुमने मुझे किसी भी तरीके की घूस देने की कोशिश की या तुमने कभी भी मुझे इस तरह से बात करने की कोशिश की तो तुम्हें नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। इसके बाद बापू ऑफिस से चला जाता है और मैडम उन सभी टेंडर्स को कैंसिल कर देती हैं। दोस्तों दूसरी तरफ जो बाबू थे वो वापस जाते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी जो कमाई का जरिया था अब लगभग बंद हो चुका था और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि आगे ये कोई रास्ता है खुल सकता है क्योंकि मैडम ने साफ मना कर दिया था कि इस तरह की कोई बात ना करे। अब वो मैडम के लिए बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलता हुआ अपनी कुर्सी पर पहुंच जाता है। सामने ही राहुल बैठा हुआ था जो कि कविता मैडम का एक्स हस्बैंड होता है। हालांकि वो सब कुछ सुन रहा था लेकिन चुप बैठ के वो सारी बातें सुनता रहता है। लेकिन इसी बीच जो बाबू थे वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो आने के बाद बोलते हैं कि आप मैडम के लिए इस तरह की बातें नहीं बोल सकते। ये सुनने के बाद बाबू और राहुल के बीच में बहस हो जाती है और नौबत मारपीट तक आ जाती है। इसके बाद में
ये खबर मैडम तक पहुंचती है। मैडम एक एक करके दोनों को बुलाती है, पहले बाबू को बुलाती है और उसको वार्निंग देके भेज देती है। इसके बाद वो राहुल को बुलाती हैं और राहुल से कहती है कि अभी तुम्हें 2 दिन हुए नहीं, मैंने वार्निंग दी थी, इसके बाद में फिर अब तुम मारपीट भी करने लगे, ऐसे कैसे चलेगा? अगर ये चीज़ें चली तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस से भगा दूंगी। हालांकि राहुल काफ़ी कोशिश करता है कविता को, मैडम को बताने के लिए कि मैं किस लिए लड़ा था, लेकिन मैडम उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो चली जाती हैं। लेकिन बाद में एक स्टाफ बताता है कि मैडम ये जो बाबू थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल रहे थे, जिस बात को सुनने के बाद राहुल जो क्लर्क हैं उनको बहुत बुरा लगा था और उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लिया था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आई थी। ये सुनने के बाद कविता मैडम को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उन्होंने राहुल के साथ इस तरह का बर्ताव किया, जबकि वो तो मेरे लिए ही लड़ रहा था। दोस्तों कुछ देर के बाद खबर आती है ऑफिस में कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफिस में विजिट करने वाले हैं कल। इसके बाद में मैडम सभी से कहती है कि कल कोई भी छुट्टी नहीं करेगा और जो भी पेंडिंग काम है वो आज ही पूरे करके जाएगा और ऑफिस को अच्छे से मेंटेन करेगा। पूरा स्टाफ अपने ऑफिस को मेंटेन करने में लग जाता है ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे जब कैबिनेट मिनिस्टर साहब ऑफिस में विजिट करें। अगले दिन सब लोग स्टाफ आ जाते हैं, मैडम भी अपनी फाइल्स चेक करने लगती है, लेकिन तभी एक स्टाफ आके बताता है कि मैडम सारा स्टाफ आया है लेकिन सिवाय एक के, वो है राहुल। ये सुनने के बाद कविता मैडम को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि मेरे बोलने के बाद भी आखिर राहुल ने छुट्टी क्यों की और वो भी अभी तक मुझे किसी तरह का इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मुझे तुरंत पता करके बताओ कि राहुल के ना आने की वजह क्या है, जबकि उन्हें पता है कि आज आना कितना ज़रूरी था और कैबिनेट मिनिस्टर की आज विजिट भी है। इसके बाद वो जो असिस्टेंट है वो राहुल के नंबर पर फ़ोन मिलाता है, तो वहाँ से पता चलता है कि राहुल जब कल ऑफिस से वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों से उसकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद राहुल को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया। इस समय वह हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है। जब ये खबर कविता मैडम को मिलती है तो वो बहुत सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और उनकी आंखों से हल्के से आंसू आने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद पूछती हैं कि वो किस हॉस्पिटल के अंदर है, ये पता करके बताओ। हॉस्पिटल पता चलने के बाद कहती है कि मुझे अभी राहुल को चल के देखना है और अपने ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए बोलने लगती हैं। वहाँ पे मौजूद जो स्टाफ था वो कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, कुछ देर में कैबिनेट मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, आप उसके बाद में जा सकते हो, लेकिन अभी मत जाइए, हम लोग कैसे मैडम सर को संभालेंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। लेकिन मैडम किसी भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे अभी राहुल को देखने जाना है और कुछ भी होता है मेरे एब्सेंट में तुम इस चीज़ को संभाल लेना। और इतना बोल के मैडम वहाँ से चली जाती हैं। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं मिलती तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो हॉस्पिटल का स्टाफ भी एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि अचानक से कलेक्टर मैडम की यहाँ पे विजिट कैसे हो गई। सारा स्टाफ उनके पास आने के पूछता है कि जी मैडम बताइए। मैडम बोलती है कि मुझे ऑफिस का जो मेरा स्टाफ है राहुल, वो कहाँ पर एडमिट है। वो बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर एडमिट है और वहीं पर आईसीयू है, उसी के अंदर वो एडमिट है। मैडम दौड़ी दौड़ी सीढ़ियों के रास्ते से ही उस आईसीयू की तरफ जाने लगती हैं। वो सामने फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं कि आईसीयू बना हुआ है और सीधा आईसीयू के अंदर चली जाती हैं। साइड में ही देखती हैं कि राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ है बेहोशी की हालत में और एक डॉक्टर है वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। वो डॉक्टर से पूछती है कि इनको की सिचुएशन क्या है और क्या हुआ। वो बताते हैं कि कल रात इनको बेहोशी की हालत में लाया गया था, काफ़ी लोगों ने इन्हें मिलकर मारा था तो चोटें काफ़ी आई हैं, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि एक आध दिन में ये होश में आ जाएंगे और जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद जो कविता मैडम थी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब लोग पूछते हैं कि क्या बात है, लेकिन मैडम कुछ नहीं कहती और बोलती है डॉक्टर से कि इनका अच्छे से ख्याल रखना, इनके इलाज का जो भी खर्चा होगा वो सब मैं पे कर दूंगी, लेकिन किसी भी तरीके की इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और साथ ही जाने से पहले वो कहती है कि जिस दिन भी ये डिस्चार्ज हो उसके बाद में तुरंत मुझे फ़ोन करके भी बता देना। और इसके बाद मैडम वापस अपने ऑफिस चली जाती हैं। इस तरह से करीब 6 दिन गुजर जाते हैं। 6 दिन के बाद में वो डॉक्टर मैडम को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैडम जो पेशेंट राहुल था उसको आज हमने डिस्चार्ज कर दिया है और वो अपने घर चला गया है। जब ये बात कविता मैडम सुनती है तो उनको बहुत खुशी होती है कि फाइनली राहुल ठीक हो गया और अब अपने घर जा चुका है। ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो ड्राइवर से कहती है कि आज मुझे घर नहीं बल्कि राहुल के घर लेके चलो, मैं आज उससे मिलना चाहती हूँ। इसके बाद जो ड्राइवर है वो सीधा उनको राहुल के घर ले जाता है।
राहुल के घर के अंदर जैसे भी जाती हैं तो देखते हैं कि राहुल के पैरों पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, सर पे पट्टी बंधी हुई है और वो उनके पिताजी के सहारे से बैठने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दवाई का टाइम हो चुका था। वो उन्हें दवाई पिला रहे थे। जैसे ही वो दोनों उनको देखते हैं तो वो सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। जो राहुल के पिताजी थे वो भी खड़े हो जाते हैं और राहुल भी उठ के बैठ जाता है। इसके बाद वो अंदर आ बुलाते हैं। अंदर आके मैडम को कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। वो कहते हैं कि जी मैडम आप कैसे आ गए, आप क्यों परेशान हुई। राहुल कहता है कि प्लीज़ मुझे राहुल मैडम मत कहो, मेरा नाम कविता है, आप मुझे कविता नाम से बुला सकते हो। और यहाँ पर इस टाइम मैं एक कलेक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि कविता की हैसियत से तुमसे मिलने आई हूँ। वो उनके पिताजी से बात करती है और उनसे उनका हालचाल भी पूछती है। इसके बाद वो कहती है कि पिताजी इतना काम क्यों कर रहे हैं, तुम्हें दवाई पिलाना, ये सब कुछ करना, क्या तुम्हारी पत्नी नहीं है या कोई बच्चा नहीं है जो आके तुम्हारा कोई ख्याल रख सके। इसके बाद वो बताता है कि कविता तुमसे अलग होने के बाद मैंने जाना कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कीमत थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने फ़ैसला किया था कि ज़िंदगी में मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और उसके बाद मैंने आज तक कभी शादी नहीं करी। इसलिए ना तो बीवी है और ना ही बच्चा, सिर्फ पिताजी हैं मेरे सहारे के लिए। और माताजी का तो पिछले साल ही देहांत हो गया था। ये सुनने के बाद कविता को बहुत ज़्यादा दुख होता है और कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। उसके बाद वो बताता है कि जो बाबू थे उनके कुछ गुंडों ने मेरे पे हमला किया था और मुझे बहुत ज़्यादा मारा क्योंकि मैंने आपके लिए उनसे झगड़ा किया था, जिसका बदला उन्होंने मुझसे ऑफिस के बाहर लिया है। ये सुनने के बाद मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं, ये जानकारी तो मुझे मिल चुकी है और मैंने एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी है। जल्द ही सारी चीज़ों की जानकारी मिलने के साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके जो करप्शन है किए हुए हैं वो भी अब एक तरीके से जांच की जाएगी। इसके बाद में वो पूछते हैं कि मैडम आप यहाँ क्यों आई। वो कहते हैं कि मुझे जब से मैंने सुना है मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी राहुल तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद राहुल को भी थोड़ा सा दुख होता है। राहुल उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। वहीं दूसरी तरफ पिताजी भी जो राहुल के होते हैं वो भी कहते हैं कि बेटी हमसे गलती हो गई। इस पर दीप्ति कहती है कि नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, गलती तो मुझसे भी हुई है क्योंकि मैं भी आपसे अलग हुई थी। अब जो भी परिस्थिति हुई, लेकिन मैं अलग होने के बाद भी कभी आप लोगों को नहीं भूल पाई और मेरे दिल में हमेशा राहुल तुम ही एक पति के रूप में रहे थे। मैंने कभी तुमसे अलग होने का नहीं सोचा था, लेकिन हालात ऐसे बन गए और उसके बाद मैं वापस आके मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू करी, जिसके बाद मैं कलेक्टर बन गई। मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर तुम चाहो तो हम एक बार फिर से साथ रह सकते हैं। ये सुनने के बाद उनके पिताजी कहते हैं कि अगर बेटा ये ऐसा हो सके तो मैं तुम्हें दोबारा से आशीर्वाद देने की तैयार हूँ और तुम्हारी जल्द ही शादी भी करा दूंगा। इसके बाद में दोनों की शादी करा दी जाती है और इसके बाद में फिर दोनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और